सो हेलो एंड वेलकम बैक मेरे देश के प्यारे भविष्यों। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री में चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, थियरी काफ़ी आती है इसमें से और क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, 3 से 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस भी आते हैं। और उन बड़े बड़े क्वेश्चंस में से एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो है ये, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स का कंपैरिजन, या कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। फिर पूछ सकते हैं कि डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, साथ साथ डिफरेंस इन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कई तरीके से पूछा जाता है। ठीक है, तो आज मैं ओवरऑल डिफरेंस डिस्कस कर रहा हूं जिसमें मोस्ट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। एक और वीडियो में हम पूरी तरह से केमिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन करेंगे। आज जो ज्यादातर प्रॉपर्टीज मैंने कवर किए हैं, दीज मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट। सो जरूरी है समझना इन सारे क्या कह सकते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड इस प्रॉपर्टी पर हम कंपेयर करेंगे, इस प्रॉपर्टी पर कंपेयर करेंगे। तो आप देख रहे हो काफी लंबी लिस्ट बना रखी है मैंने, और मैंने ये इसीलिए बना रखी है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स का भी क्वेश्चन आए, आपको पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर करने हैं। आपने सारा याद रखा है, अरे यार 6 पॉइंट 7 पॉइंट तो याद रह ही जाएगा ना एग्जाम में, इसलिए आपको सारे याद करने हैं। ठीक है, और आपके इंफॉर्मेशन के लिए भी अच्छा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में बात करूं उसके पहले थोड़ा सा एक चीज और बता दूं आपको कि देखो बच्चों, ऑलमोस्ट ना 118 जैसे 118 जैसे एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हुए हैं, जिसको हमने एक मान्यता दे रखी है कि हाँ इनको हम एलिमेंट्स कंसिडर कर रहे हैं। और भी है, रिसर्च में चल रहे हैं, बट अब तक पीरियोडिक टेबल में जिस हिसाब से हैं 118 है, उसमें से लगभग 95 जो है वो मेटल्स हैं। ठीक है, लगभग 95 जो है मेटल्स हैं, और जो बचे खुचे हैं उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। हालांकि वो नॉन मेटल्स जो मैं कह रहा हूं उसमें भी 2 कैटेगरीज आती है। ठीक है, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। ठीक है, मेटेलॉइड्स भी एक कैटेगरी है, बट फिलहाल के लिए एज ऑफ नाउ 10th स्टैंडर्ड में हम मेटेलॉइड्स को कंसिडरेशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं सिर्फ नॉन मेटल्स और मेटल्स का। ठीक है, क्लियर है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को सबसे पहले कंपेयर करेंगे हम प्रॉपर्टी इस वाली पे, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, या आप कह सकते हो कि इसी पर हम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आप कई तरीके से पढ़ोगे, इसमें से किसी भी प्रॉपर्टी पर डिफाइन किया जाता है, पर बेसिकली हम इसके हिसाब से डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्या है मेटल्स? जिनके लास्ट शेल में, ठीक है, लास्ट शेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनके लास्ट शेल में 4 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अभी ये 4 वाले का थोड़ा कंफ्यूजन है, 4 वाले ज्यादातर मेटलॉइड्स होते हैं, बट अभी मैंने पहले बता दिया ना आपको कि मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स को हम एक ही में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट शेल में कितने 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं नॉन मेटल्स में। ठीक है, कैसे? अरे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, तो उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है? 2 8 1। मैग्नीशियम की बात करूं, क्या होता है उसका एटॉमिक नंबर? 12, तो 2 8 2। एल्यूमिनियम की बात करूं, इसका एटॉमिक कन्फिग्रेशन 2 8 3, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नंबर क्या होता है? 13, है ना। तो देखो इसके लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 3 है। ये सारे हमारे मेटल्स हैं। मैं नॉन मेटल्स की बात करूं तो देखो सल्फर की बात करूं, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 286। क्लोरीन की बात करूं 287, है ना, 17 होता है। फॉस्फोरस की बात करूं 15 होता है एटॉमिक नंबर, 285। समझ रहे हो? तो ये सारे हमारे क्या है? नॉन मेटल्स हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स को। ठीक है, लास्ट ऑर्डर में इतना और इनके लास्ट ऑर्डर में ये सब। अच्छा, इसके अलावा एक एक्सेप्शन है, देखो हाइड्रोजन, इन दोनों को मिलाकर एक एक्सेप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना। अरे पूरा 1 ही इलेक्ट्रॉन होता है तो लास्ट ऑर्बिट में क्या तम बुरा, 1 ही तो इलेक्ट्रॉन होता है उसके पास, तो वही होता है लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उस हिसाब से इसको होना चाहिए क्या? मेटल में, पर ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है आपका? नॉन मेटल है। इसकी ज़्यादातर प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से रिजेंबल करती हैं, इसलिए हमने इसको नॉन मेटल में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये नॉन मेटल है। आपने देखा नॉन मेटल में 4 5 6 7 होना चाहिए, लेकिन 1 है तो भी ये नॉन मेटल है। यहाँ देख रहे हो कि 1 होगा तो मेटल होगा, लेकिन फिर भी ये मेटल नहीं है। समझ में आ रहा है ना? तो दोनों के हिसाब से एक्सेप्शन में है हाइड्रोजन। ठीक है, ये नॉन मेटल है, लास्ट ऑर्डर में 1 इलेक्ट्रॉन। चलते हैं अगले कंपैरिजन पे, अगले पॉइंट पे। क्या है अगला पॉइंट? फिजिकल स्टेट। ठीक है, इनके फिजिकल स्टेट्स पर अगर हम क्लासीफाई करने जाएं इनको, तो क्या होगा
कि फिजिकल स्टेट ये कहता है कि जो मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं? जनरली सॉलिड और गैस एट रूम टेम्परेचर। ज़्यादातर ये सॉलिड या गैस स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेटल्स लिक्विड स्टेट में नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर मेटल्स सॉलिड में मिलते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, तो हम सबको नहीं याद करने वाले, हम कुछ मैं एक दो नाम बता देता हूँ, ठीक है, जो हमारे काम का फिलहाल हमारी बुक के हिसाब से। मेटल्स एट लिक्विड, सॉरी, मेटल्स इन लिक्विड स्टेट, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर कौन कौन से मेटल्स लिक्विड स्टेट में होते हैं? फिलहाल हम लिख लेते हैं मर्क्यूरी और गैलियम, ठीक है। फिलहाल ये दो नाम से काम चला लो, और भी मिलेंगे बट हम सिर्फ फिलहाल इन दो से काम चलाएंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल्स को आपने देखा कि सॉलिड और गैस स्टेट में मिलते हैं, पर लिक्विड में भी एक नॉन मेटल मिलता है, नॉन मेटल जो कि लिक्विड है। कौन सा है? ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, पता है, बहुत हैवी होता है ये, ठीक है। तो मर्क्यूरी वगैरह तो आपने देखा ही होगा। वैसे मर्क्यूरी वो थर्मोमीटर्स में भी होता है, बल्ब थर्मोमीटर जो आता है आजकल, तो नए थर्मोमीटर चलने लगे हैं जो ऑप्टिकल थर्मोमीटर्स हैं, लाइट पर काम करते हैं, बट जो पुराने मॉडल हैं थर्मोमीटर के, जो ग्लास वाले ट्यूब वाले, उसमें मर्क्यूरी देखने को मिलता है। फिर वो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, वो डॉक्टर यहाँ पे ऐसे बांध के, है ना, ऐसे देखा होगा आपने, कॉलम ऊपर राइज करता है, वो भी मर्क्यूरी है, ठीक है। तो ये बात हो गई फिजिकल स्टेट की, ठीक है। ये लिक्विड वाले हो गए, और मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, ज़्यादातर सॉलिड और गैस होते हैं, लिक्विड में ब्रोमीन। क्लियर है? ओके, चले अगले वाले पॉइंट पर। क्या है अगला वाला पॉइंट हमारा? हार्डनेस। हार्डनेस पर देखें तो भाई देखो यार, जो सॉलिड की बात करोगे ज़्यादातर सॉलिड वाले ही तो हार्ड होते हैं, है ना। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है, मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, ठीक है। यहां लिखेंगे हम मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, ज़्यादातर सॉफ्ट होते हैं, हार्ड नहीं होते, ठीक है। अब यार ज़्यादातर तो हार्ड है, लेकिन सभी तो हार्ड नहीं होंगे, कुछ सॉफ्ट होंगे। कौन से होंगे? सॉफ्ट मेटल्स लिख लेते हैं अपन। सॉफ्ट मेटल्स में अपन लिख लेते हैं सोडियम, पोटेशियम। ये इतने सॉफ्ट होते हैं ना बच्चों, जो कि मतलब कैन बी कट विथ नाइफ, आप इनको चाकू से काट सकते हो, ये इतने सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। ये मेटल्स हैं। अब नॉर्मली मेटल्स आपने देखे होंगे, वो मेटल्स को आप क्या चाकू से काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। एल्यूमिनियम को चाकू से काट लोगे, कॉपर को चाकू से काट लोगे? नहीं। लेकिन आप सोडियम और पोटेशियम को आसानी से चाकू से काट सकते हो, इतने सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, बात करें नॉन मेटल्स की, तो क्या बताया? मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। हार्ड नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूं, हार्ड नॉन मेटल में फिलहाल अपने लिख दो डायमंड। डायमंड एक्चुअली में खुद क्या है? एक तरह का ये एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ठीक है। तो क्या हुआ एक्चुअली में? ये कार्बन हुआ, ठीक है। अब कार्बन की ना कई तरह की प्रॉपर्टी है भाई। डायमंड कार्बन ही है, ग्रेफाइट भी कार्बन है, कार्बन के कई एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? इनके ना इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, कार्बन जो चैप्टर है हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स, उसमें आपको एलोट्रॉप के बारे में जानने को मिलेगा कि मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो अलग अलग हो जाता है, ठीक है। स्ट्रक्चर अलग है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉरी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, तो उस स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाता है, ठीक है। तो वो है तो कार्बन ही, ठीक है। एक कार्बन के मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से अरेंज हुए हैं और वही कार्बन के मॉलिक्यूल्स अलग तरीके से अरेंज हुए हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी अलग अलग हो जाती है, ठीक है। तो वही कहलाते हैं एलोट्रॉप्स। तो वैसा ही एक एलोट्रॉप है कार्बन का, डायमंड, ठीक है, जो कि वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंसेस है, या फिर आप कह सकते हो कि जो नेचुरली मिलने वाले सब्सटेंसेस हैं उसमें वो सबसे हार्ड है, ठीक है। क्या ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ठीक है तो नॉन मेटल। आप देख रहे हो ज्यादातर नॉन मेटल्स क्या है? सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि नेचर से मिलने वाले सब्सटेंसेस में सबसे हार्ड है,
ठीक है। और मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट उसमें से कुछ जो है वो सॉफ्ट हैं, और जो लिक्विड है वो तो भाई डेफिनेटली उनको तुम हार्ड या सॉफ्ट में क्या कंसिडर करोगे, ठीक है। तो जो सॉलिड में सॉफ्ट है मैंने उनको लिस्ट आउट किया हुआ है, ठीक है। बाकी लिक्विड वाले को भी आप लिख सकते हो। तो अगली प्रॉपर्टी है हमारी सोनरस प्रॉपर्टी। सोनरस बेसिस पे हम चेक करेंगे अगर, तो मेटल्स जो होते हैं जनरली सोनरस होते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सोनरस नहीं होते, ठीक है। मोस्टली सोनरस, ठीक है। सोनरस मतलब क्या? मेक साउंड ऑन स्ट्राइकिंग, ठीक है। साउंड तो वो लोग भी करेंगे, लेकिन ये स्ट्राइकिंग साउंड, ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। मोस्टली सोनरस होते हैं ये, मोस्टली नॉन सोनरस, ये सोनरस नहीं होते, ठीक है। आपने देखा होगा ना मेटल वगैरह की शीट्स पर आप हिट करते हो टन टन, मतलब एक रिंगिंग साउंड क्रिएट होता है, इसलिए बेल वगैरह जो बनाई जाती है, देखा होगा ना इलेक्ट्रिक बेल, या फिर जो नॉर्मली स्कूल में इलेक्ट्रिक बेल चलती है, साथ साथ देखा होगा आपने, अगर लाइट चली जाए तो उसके लिए एक अलग से बड़ी सी ऐसी गोल सी लटकाई जाती है, वो हैमर लेके मारते हैं इस पर टम टन, है ना। या मंदिर वगैरह में भी आपने देखी होगी घंटी लगी रहती है, वो मेटल की होती है, ठीक है। तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए सोनरस हैं, और जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। एक्सेप्शंस होंगे, ठीक है, एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस समझ रहे हो ना, मतलब कुछ अलग प्रॉपर्टी, मतलब कुछ ऐसे भी मेटल्स होंगे जो सोनरस नहीं होंगे, तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन मोस्टली जो है वो सोनरस हैं, तो हम उस हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन लश्यर की। लश्यर का मतलब क्या हुआ? शाइन करना, ठीक है। लश्यर मतलब शाइन, ठीक है। मोस्टली मेटल्स आर लश्यरस, लश्यरस मतलब शाइनी, ठीक है। ज्यादातर मेटल जो चमकते हैं, ठीक है, गोल्ड सिल्वर देखा ना आपने, चमकते हैं, कॉपर चमकता है, ठीक है, आयरन भी चमकता है, ठीक है। आयरन भी एकदम प्योर आयरन, मतलब प्योर आयरन मतलब आयरन वगैरह देखा होगा आपने, नया आयरन अगर देखोगे कभी तो चमकता हुआ दिखेगा आपको, सिल्वरी कलर का वो भी होता है हल्का हल्का, ठीक है। तो जो मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं वो शाइनी होते हैं, वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते, ज्यादातर लाइट को वो लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी लिख सकते हो कि दे रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द लाइट, ठीक है। या शाइन होने का मतलब क्या हुआ? कोई ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा शाइनी है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर जो लाइट पड़ रही है ना, वो ज्यादातर लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है। और अगर कोई लाइट चीज मतलब शाइनी नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि उस पर जितना लाइट पड़ रहा है ना, उसमें ज्यादातर लाइट को वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है, कुछ ही लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन लश्यरस होते हैं, ये लश्यरस नहीं होते, ठीक है। हो जाएगा, याद रहेगा। अच्छा हाँ, इसमें एक है आयोडीन, एक्सेप्ट आयोडीन, ऐसा लिख लो। आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लश्यरस है। सारे नॉन मेटल्स मोस्टली नॉन लश्यरस होते हैं, ये चमकते नहीं है, लेकिन आयोडीन ऐसा है जो चमकता है, ठीक है। आयोडीन विच इज लश्यरस, ठीक है। मेटल्स भी सारे शाइनी नहीं होते, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शाइन नहीं करते, जैसे कि लेड, ठीक है, सॉरी एक्सेप्शन में आएगा ना, एक्सेप्ट लेड, ठीक है। लेड क्या है? डल है, ये शाइन नहीं करता, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ मेटल जो है शाइनी है, लेड जो है वो डल है। मोस्ट ऑफ नॉन मेटल जो है वो शाइनी नहीं होते, पर आयोडीन शाइनी है, ठीक है। चलते हैं अगले वाले टॉपिक पर, क्या है? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो मेटल्स जो होते हैं बच्चों, नॉर्मली इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ठीक है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? लो होते हैं, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पर फिर से बता दूं, सबके लिए नहीं है, ज्यादातर केसेस में ये होता है, ठीक है। ज्यादातर मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ज्यादातर नॉन मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट? पता है ना, जिस टेम्परेचर पर वो पिघल जाए, सॉलिड से लिक्विड हो जाए। और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जिस टेम्परेचर पर वो लिक्विड से गैस बन जाए, है ना। तो मेटल्स आपने देखा ही होगा ना, मेटल को पिघलाने के लिए बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ती है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तक उसे ले जाना पड़ता है, ठीक है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो कम टेम्परेचर पर भी बॉयल हो जाते हैं या कम टेम्परेचर पर भी मेल्ट हो जाते हैं। अरे एक तो रूम टेम्परेचर पर भी तो मेल्ट होते हैं, है ना। मर्क्यूरी गैलियम आपने देखा ना, नॉर्मली रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड मिलते हैं, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हुआ? रूम टेम्परेचर हुआ, है ना।
तो एग्जाम्पल के लिए लिख दो एक्सेप्ट में क्या आएगा, एक्सेप्ट मर्क्यूरी, गैलियम वगैरह, ठीक है, फिलहाल मर्क्यूरी लिख लो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, नॉन मेटल्स क्या हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, ठीक है। एक्सेप्ट लिख लो डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तक झेल सकता है, ठीक है, क्लियर है, एक्सेप्शंस हर जगह हैं, ओके। तो चलिए अगले टॉपिक पर, क्या है अगला, डेंसिटी, ठीक है। अच्छा, इन सब के लिए ना एक रीज़न है, ये जो आप देख रहे हो ना कौन कौन सा, कि नॉर्मली कहाँ गया हार्डनेस, फिर नॉर्मली सॉलिड स्टेट में होना, ठीक है, और फिर क्या देखा मैंने, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया, ठीक है। ये तीनों का एक चीज़ से लेना देना है, जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, बॉन्डिंग होती है। मेटल्स के अंदर जो एटम्स के बीच में बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, ठीक है। और नॉन मेटल्स में क्या होता है, वो जो बॉन्डिंग होती है वो कमजोर होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ, एटम्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं, तो वो जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग होती है मेटल्स में, और नॉन मेटल्स में वही बॉन्डिंग काफी वीक होती है। इसी वजह से ये ज्यादातर सॉलिड में मिलते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, इसीलिए ये हार्ड भी होते हैं, है ना। इनमें देखो क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी कम है, हार्डनेस भी इनका कम है, फिर ये ज़्यादातर सॉलिड में नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ गैसेस वगैरह स्टेट में मिलेंगे, जो सॉलिड में मिलेंगे वो भी थोड़े सॉफ्ट होंगे, वीक होंगे, हार्ड नहीं होंगे, है ना। तो क्यों, क्योंकि इनके अंदर बॉन्डिंग वीक है, समझ में आ गया। तो इन सबको अपन एक ही रीजन से एक्सप्लेन कर सकते हैं। चले, अब वो किस तरह की बॉन्डिंग है, क्या क्या बॉन्डिंग है, वो सब चीज़ें आप आगे पढ़ने वाले हो, ठीक है, अभी नहीं पढ़ोगे, तो उसके लिए अभी मैं लोड नहीं देना चाहता आपको। बात करते हैं डेंसिटी की, तो मेटल्स में हाई डेंसिटी होती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी हाई होती है, इसमें डेंसिटी लो होती है, ठीक है। और वही एक्सेप्शंस में लिख लो भाई इसमें डायमंड देखा है अपने, हार्ड होता है बहुत, तो उसकी डेंसिटी हाई होती है, एक्सेप्ट डायमंड लिख दो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ क्या लिख दोगे, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, उनकी डेंसिटी कम होगी, ठीक है। अच्छा, बात करें अपन अब मेलिएबिलिटी की। मेलिएबिलिटी मतलब क्या हुआ, मेलिएबिलिटी इसको लिख दूं, यहाँ लिख देते हैं, खुल जा भाई, एबिलिटी टू बी बीटन इनटू शीट्स में इनको बीट किया जा सके, ठीक है, पीट के इनका शीट बना दिया जाए, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं, कैसे होते हैं, मेलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेलिएबल होते हैं, ठीक है, यानी कि इनको पीट पाट कर आप शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इनको आप कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा मेलिएबल होते हैं, सबसे ज़्यादा मेलिएबल जो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से है, मोस्ट मेलिएबल क्या लिखा हुआ है, गोल्ड लिखा हुआ है, क्या है, गोल्ड है, ठीक है, हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से। अच्छा, वैसे ठीक है, हाँ, वैसे भी गोल्ड ही होता है, हर जगह पे गोल्ड की बात की गई है। मोस्ट मेलिएबल मेटल हमारा गोल्ड है, ठीक है। मेटल्स भाई इसीलिए तो आप बर्तन वगैरह बना पाते हो ना, वेसल वगैरह आपने देखा होगा ना कि एल्यूमिनियम के आते हैं या स्टील के आते हैं। स्टील है क्या, एक्चुअली में स्टील एलॉय है, उसमें ज़्यादातर तो आयरन यूज़ होता है, ठीक है, आयरन के साथ कार्बन वगैरह यूज़ होता है। तो वो सारे बर्तन वगैरह, फिर आपने देखा होगा तांबे के बर्तन होते हैं ना, कॉपर के बर्तन वगैरह होते हैं, लोटे वगैरह पूजा पाठ करने के लिए। बहुत पहले जमाने से भी ना मेटल्स के ही बर्तन वगैरह बनाए गए, पहले तो मिट्टी वगैरह के बनते थे, फिर साथ साथ मेटल्स के स्टार्ट हुए, राइट। नॉन मेटल का बर्तन कौन बनाता है, हाँ बोलोगे अभी नए टेक्नोलॉजी में आ गया है, लेकिन यस वो पूरी तरह से नहीं, उनको यूज़ किया जाता है साथ में, राइट। पर बेसिकली मेटल्स का बर्तन इसीलिए बना पाते हैं हम, क्योंकि हम मेटल्स को पतली पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होगा वो गोल्ड फॉइल, सिल्वर फॉइल वगैरह देखा होगा ना आपने, वो थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था ना, थॉमसन का नहीं सॉरी, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था आपने छोटी क्लास में 9th में, उसमें आपने देखा था गोल्ड फॉइल का यूज़ किया था रदरफोर्ड ने, है ना। तो वो भी एक पतली शीट ही थी। उसके अलावा आपने देखा होगा एल्यूमिनियम के फॉइल्स आते हैं, वो गर्म खाना रखने के लिए, आप कभी होटल से सामान लेके आओ कहीं से, या फिर घर पे भी आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, अगर टिफ़िन वगैरह पैक करना हो, रोटी वगैरह हो, तो उसको फॉइल में लपेट दिया जाता है ना, ताकि वो गर्म की गर्म रहे। तो वो सब इतनी पतली शीट कहाँ से आई, वो मेटल को पीट पाट के बनाया जाता है। इसके साथ पता है और आपको, वो आपने काजू कतरी खाई होगी, काजू कतरी के ऊपर ना ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है सिल्वर कलर की, है ना, या और भी मिठाइयों में लगती है, खाली काजू कतरी में नहीं, बहुत सी मिठाइयों में ऊपर डेकोरेशन के लिए हम एक सिल्वर की लेयर चढ़ाते हैं, है ना,
जिसे वार्क कहा जाता है, वार्क। वो वार्क किसका बनता है? सिल्वर का बनता है, प्योर सिल्वर का। सिल्वर को एकदम पीट पीट के एकदम पतला कर दिया जाता है और वही आप वार्क की तरह लेयर चढ़ाकर खाते हो, ठीक है। तो ये बात हो गई मैलिबिलिटी। अभी गोल्ड का ही बना सकते हैं ना, मिठाई पे गोल्ड चढ़ाओगे तो महंगा ज़्यादा पड़ जाएगा, है ना, इसलिए ज़्यादातर सिल्वर वाला यूज़ होता है। अच्छा, गोल्ड भी यूज़ होता है, ठीक है, महंगी महंगी मिठाई में गोल्ड भी यूज़ होता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी मैलिएबिलिटी की। मेटल्स जो है ज़्यादातर मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं मैलिएबल नहीं होते हैं। अब कुछ मेटल्स ऐसे भी हैं जो मैलिएबल नहीं हैं, सुनोगे तो सोचोगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। जिंक ये मैलिएबल नहीं है, रूम टेम्परेचर पर तो नहीं है मैलिएबल, ठीक है। इसको आप हीट करोगे तो इसके अंदर मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी आ जाती है, बट रूम टेम्परेचर पर ये मैलिएबल नहीं होता, ठीक है, ये टूट जाएगा, ठीक है। ये नॉन मैलिएबल होते हैं, मतलब कि ब्रिटल होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रिटल होते हैं, मतलब अगर आपने इनको पीटा दिमाग से टूट जाएंगे। अरे ग्लास, कांच होता है ना, कांच पर आप जाके हाथ मार दो, हथौड़ा मार दो, टूट जाएगा। मेटल पर आप हथौड़ा मारोगे तो टूटेगा? नहीं टूटेगा, वो पतला पतला शीट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये नॉन मैलिएबल है, मतलब ब्रिटल है, आसानी से टूट जाते हैं। जिंक मैलिएबल नहीं है रूम टेम्परेचर पर, बाकी मोस्ट ऑफ द मेटल्स जो है वो मैलिएबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बात करते हैं अपन डक्टिलिटी की। डक्टिलिटी है ना, हाँ डक्टिलिटी है। डक्टिलिटी का मतलब क्या हुआ? एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू वायर्स, एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू लॉन्ग वायर्स। आपने वायर्स जो देखे होंगे वो मेटल्स के ही होते हैं, है ना, नॉन मेटल्स के वायर्स नहीं होते। अब बोलोगे कि वो तो इसलिए यूज होते हैं क्योंकि वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते। हाँ बात सही है, वो भी एक रीजन है, बट एक और रीजन है कि भाई आप लंबे लंबे वायर्स मेटल्स में से ही बना सकते हो, ठीक है, नॉन मेटल्स में से नहीं बना सकते, ठीक है। तो मेटल्स आर डक्टाइल, ठीक है, दे आर डक्टाइल, ठीक है, दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल नहीं होते, ठीक है, इनको आप लंबे वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हाँ कुछ कुछ आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है जिसमें हम कार्बन के फाइबर्स बनाते हैं लंबे लंबे थ्रेड्स के फॉर्म में, ठीक है। हम ग्लासेस के भी फाइबर्स बनाने लगे हैं लंबे लंबे थ्रेड के फॉर्म में, बट वो बहुत ही अलग टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। नॉर्मल डक्टिलिटी हम उसे नहीं कह सकते फिलहाल, ठीक है। तो डक्टिलिटी मतलब वही है कि हीट करके उसको खींच के लंबा करो, ठीक है। काफी डक्टिलिटी, मतलब आपको बताऊं गोल्ड की जो डक्टिलिटी होती है, ठीक है, गोल्ड की डक्टिलिटी की बात करूं तो 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर लंबा वायर, सोच लो सिर्फ 1 ग्राम सोने से, ठीक है। तो कितना ज्यादा डक्टाइल है गोल्ड, ठीक है। ज्यादातर अभी देखो गोल्ड से ऐसा कहते हैं कि प्लैटिनम इससे ज्यादा डक्टाइल है, पर इसको लेके थोड़ा सा ना कंफ्यूजन भी है, ठीक है। तो फिलहाल हम सिर्फ गोल्ड को याद करेंगे, ठीक है, कि गोल्ड सबसे ज्यादा डक्टाइल है, लगभग हमारे बुक के हिसाब से यही सबसे ज्यादा डक्टाइल है। और 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर कन्वर्ट कर सकते हो। ये सब चीजें याद रखना, ये सब ना 1 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं बीच बीच में से, ठीक है। और नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं है ना, ये डक्टाइल है, ओके। चले आगे। अच्छा, क्या होता है डक्टिलिटी? एबिलिटी टू बी स्ट्रेच्ड इनटू लॉन्ग वायर्स, लंबे लंबे वायर्स बना सकते हो आप, ओके। देन कम्स व्हाट? हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो मेटल्स आर मोस्टली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर्स होते हैं, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब ये तो रीजन मैंने आपको इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में बता दिया था कि भाई इसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं मेटल्स में, है ना, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता, है ना, तो इसलिए ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के, ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के। साथ ही साथ हीट ट्रांसफर करने के लिए भी इनके जो एटम्स वगैरह हैं वो हीट बड़ा फास्ट ट्रांसफर कर देते हैं, इनके इतने आसानी से ट्रांसफर नहीं करते। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, वीक बॉन्डिंग, ठीक है, पास होते हैं, दूर दूर होते हैं, पास होंगे जल्दी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे, दूर दूर होंगे एनर्जी जल्दी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ये हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीजें ना आप फिर से डिटेल में पढ़ोगे, आप ना क्रिस्टल के बारे में पढ़ोगे 11th 12th में जाने के बाद, ठीक है। तो आपको केमिस्ट्री में बेसिकली ये सारी चीजें वापस आने वाली हैं। तो फिलहाल जितना तुम्हारे जानने लायक है मैं सिर्फ उतना ही बता रहा हूँ, मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है।
तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसमें कुछ एग्जांपल के तो एक्सेप्शंस इसमें भी हैं, एक्सेप्ट थोड़ा एक्स्ट्रा एक दो नॉलेज के लिए बता दूँ, ऐसे 11th-12th का नहीं है, सिंपल तौर पे बता दूँ कि देखो मैंगनीज वगैरह जो है ना, मैंगनीज ये एक मेटल है, बिस्मथ मेटल है, ठीक है, ये पुअर कंडक्टर है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसमें देखो ग्रेफाइट, एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है, वो भी एलोट्रॉप है कार्बन का, जैसे डायमंड है ना एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, वैसे ग्रेफाइट भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत अच्छे से कंडक्ट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों अच्छे से कंडक्ट करते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जैसे बिस्मथ और मैंगनीज, ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते। नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, पर ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये ना आप कई सेल्स वगैरह में यूज होता है, फिर ये इलेक्ट्रोड्स की तरह, इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेसेस में ना इलेक्ट्रोड्स की तरह हम ग्रेफाइट रॉड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का, साथ में बोरोन भी आता है, वो भी एक अच्छा कंडक्टर है, ठीक है। तो चलो उसको छोड़ो, अभी उसकी बात में नहीं करेंगे अपन। अब देखो यहाँ ना आपकी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर हो गई, ठीक है, यहाँ तक आपने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली। अब ये दो पॉइंट्स ना हम केमिकल प्रॉपर्टीज में कंसिडर करेंगे। टाइप ऑफ आयन, ये क्या करते हैं, पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि कैटायंस बनाते हैं, ठीक है। मेटल्स फॉर्म कैटायंस, ठीक है, कैटायंस यानी कि पॉजिटिव आयंस। मतलब कैसे, अरे यार इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, सपोज सोडियम की बात करूं तो 281, लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो लास्ट ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, हमने पढ़ा था ना 9th में, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये पॉजिटिव आयन बनाएंगे, है ना। वैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2 पॉजिटिव आयन बनाएगा, है ना। तो ये पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, यानी कि कैटायंस बनाते हैं। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इसलिए ये नेगेटिव आयन बनाते हैं, Cl नेगेटिव, है ना, सॉरी लिख दो, फॉर्म एनायंस। ये क्या बनाते हैं, एनायंस बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयंस, ठीक है। Cl नेगेटिव, P फॉस्फोरस का कितना होता है 5 ना, तो 3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव या P-3 जो लिखो। तो इस तरह से ये नेगेटिव आयंस बनाते हैं। फिर बात करें अपन नेचर ऑफ ऑक्साइड की, तो भाई मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं, हमने मेटल एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ा था। मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। और नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है, जनरली एसिडिक, ठीक है। कुछ एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक क्या, जो दोनों नेचर शो करें, एसिडिक और बेसिक शो करें, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल। इन जनरल ओवरऑल ज़्यादातर नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, ज़्यादातर मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थोड़ा सा करना पड़ेगा वेट, और बस टाटा बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।